लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी ठकुरानी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। एक तेजस्वी और स्त्री अधिकारों के लिए लड़ने वाली विवाहिता रानी का एक स्पष्ट चित्र इस कहानी में है। रजवाड़ों के अधिपति अपनी कामलिप्सा की पूर्ति के लिए पाप और अत्याचारों की कोई परवाह नहीं करते थे। ये एक ऐसी तेजस्वी शिक्षिता का चरित्र वर्णन है जिसने अपने अधिकारों के लिए अपने लंपट पति राजा से भरपूर टक्कर ली और अंत में उसे सीधी राह पर आने को विवश किया। अन्नदाता मैं गरीब ब्राह्मणी हूं। चुप लुच्ची। हारे भूरा सिंह क्या है? सरकार ये है वो। तू प्याव पिलाती है? जी हां सरकार। तेरा गांव कौन सा है? गोराड़ा। महाराज, प्याऊ से कोस भर दूर है। तेरे कोई है? सरकार में अकेली दुखिया। तेरा नाम क्या है? राम प्यारी। अच्छा जरा आगे को सरक कर बैठ जा। इतना कहकर ठाकुर साहब ने अपना एक पैर उसकी छाती पर धर दिया। ज्येष्ठ की दोपहरी जल रही थी। गर्म लू चल रही थी। मारवाड़ के ठिकाने के ठाकुर साहब अपने सुनसान बैठक खाने में कुर्सी पर बैठे प्याले पर प्याले शराब उड़ेल रहे थे। उस गर्मी में उस भयानक मदरा ने उनके माथे की नसों को तान दिया था। चेहरा और आंखें लाल हो गई थीं। आवाज फटे बांस के समान निकल रही थी। स्त्री की अवस्था 22 वर्ष की लगभग थी। साधारण सुंदरता की भड़क उसके समस्त शरीर पर थी। वो मैले वस्त्र पहने अतिशय भयभीत दृष्टि से भूमि पर पड़ी हाथ जोड़कर ठाकुर साहब से अर्ज कर रही थी। ठाकुर के हुक्म से ज्यों ही वो आगे को सरकी कि ठाकुर ने अपने दोनों पैर उसकी छाती पर धर दिए। इसके बाद वे गिलास की शराब को गटागट पीकर बोले, हाँ राम प्यारी, तुम हमारी भी प्यारी हो। अन्नदाता दुहाई, आप माँ बाप हैं। इतना कहकर उसने धीरे से ठाकुर साहब के पैर धरती पर रख दिए और पीछे को सरक कर अपने वस्त्र संभाल कर बैठ गई। ठाकुर साहब तैश में आ गए। उन्होंने मुंह तक डांट कर 2 गिलास गटागट पिए और फिर अबला को घूरते हुए उठ खड़े हुए और गरज कर बोले, क्या देखता है रे भूरा सिंह, उतार दे 10। भूरा सिंह ने अनायास ही उसे अपने बलिष्ठ हाथों में उठा लिया और दूसरे कमरे में ले गया। वो अर्धमूर्छित अवस्था में खून में लथपथ पड़ी कराह रही थी। ठाकुर साहब ने एक हल्की लात जमाकर कहा, क्यों, ठिकाने आई? करुण नेत्रों से चुपचाप ताकते हुए अबला वेदना से तड़प रही थी। ठाकुर ने कहा, बोल, मेरा हुक्म टालेगी? अबला ने कहा, सरकार, अब तो पत लुट गई, जान बाकी है, वो भी ले लो, आपको अख्तियार है। ठाकुर साहब ने पैशाचिक हंसी हंसकर कहा, छिनाल, तब इतना नखरा क्यों किया था? स्त्री चुप रही। ठाकुर साहब धीरे धीरे चल दिए। सरकार, मेरे आपके बीच गंगा है। बेवकूफ, तुझे विश्वास नहीं आता? जिंदगी निभानी आपके हाथ है। कह दिया ना कि रजपुरा गांव का पट्टा तुझे दे दिया जाएगा और मुझे डेवढ़ियों में रहने को जगह मिलेगी। जब तक ठकुरानी नहीं आती तब तक तो ठीक है, पर उसके सामने निभाया होना मुश्किल है। उसका मिजाज बेढब है। तब मैं कहीं की न रहूंगी। पर तुझे मालूम है कि मेरे सामने जिद किसी की नहीं चलती। जो कहता हूं उस पर भरोसा कर और मौज कर। इतना कहकर ठाकुर ने स्त्री का हाथ पकड़ लिया। मदिरा की गंध से स्त्री का सिर भन्ना गया और उसने बलपूर्वक घृणा को रोक कर कहा, आप तो सरकार मर्द हैं, पर मैं मुंह दिखाने लायक न रही, ये भी तो सोचिए। कमबख्त, प्याऊ पर पानी पिलाने वाली से रानी बनी जाती है, राण और नखरे करे जाती है। क्या फिर भूरा सिंह को बुलाऊं? दया करो, नहीं मैं मर जाऊंगी। मरकर अपनी ही जान से जाएगी। जीती रहेगी और मेरी मर्जी के माफिक काम करेगी तो मौज में दिन कट जाएंगे। पर आप ये वादा करें कि आपकी नजर तो न फिर जाएगी। आप मुझे दूध की मक्खी की तरह तो निकाल न फेंकेंगे। तब क्या बुढ़ापे तक मैं तुझे पोसे जाऊंगा? 4 दिन बाद क्या होगा? नई नई चिड़िया फांस फांस कर लाना। तेरा यही आदर मान बना रहेगा। हाय, मुझे ये भी करना होगा। इसमें दोष क्या है? तुझे इनाम कम मिला है। तू तो निहाल हो गई है। इसी तरह मैं उसे निहाल करता हूं जो मेरी मर्जी के माफिक चलता है। खैर, तकदीर में जो लिखा था वो हुआ और जो होना है वो होगा। मैं आपके अधीन हूं, आपके बाहर नहीं। ठाकुर की बाँछें खिल गईं। मद्य की बोतल उड़ेली जाने लगी। अभाग्नि नारी धीरे धीरे मन की घृणा रोक कर एक गिलास पी गई। उसके बाद वो कुछ कहने योग्य नहीं।
शराब के घूंट गटागट पीकर ठाकुर साहब ने धरती में करबद्ध पड़े हुए एक युवक को लात मारकर कहा, क्यों रे गुलाम, मंजूर करता है? चाबुक मंगाऊं? युवक ने पैरों में सिर देकर कहा, सरकार माई बाप है, चाहे बोटी काट लीजिए पर अन्नदाता, ये कुकर्म मुझसे नहीं होगा। कुकर्म? अरे हरामजादे, कमीने, कुकर्म कहता है? 200 रुपये तो ब्याह में नकद दिए, 100 अब गौने में दिए, किस लिए? गांव की बड़े बड़े घरों की बहुएं गौना होकर पहले यहां ढोक देती हैं, तू ऐसा नवाबजादा बन गया है। इतना कहकर ठाकुर साहब ने एक लात युवक के जमा दी। युवक ने गर्दन ऊंची करके जरा करारे किंतु वेदना भरे स्वर में कहा, सरकार चाहे जान ले ले, पर जीते जी ये होने का नहीं। आबरू गरीब अमीर सभी की है, आबरू के सामने जान क्या चीज है? ठाकुर ने गंभीर गर्जन से पुकारा, भूरा सिंह। एक लठबंद गुंडा कमरे में हाजिर हुआ। ठाकुर ने तत्काल आदेश दिया, दे साले को गोला लाठी दे। देखते देखते युवक के गोला लाठी चढ़ा दी गई। ठाकुर ने कहा, कमीने कुत्ते, तेरे सामने ही उस लुच्ची को नंगी करके बेआबरू करूंगा। भूरा सिंह, उठा तो ला रे ससुरी को। युवक की आंखें जलने लगीं। उसने तड़प कर कहा, मालिक तुम्हारा नमक तो खाया है, पर ये याद रखना कि मुझे बनिया बामन न समझना। यदि मेरी इज्जत पर हरफ आया तो मैं खून पी जाऊंगा, इसे याद रखना। मुझे मारते मारते आप चाहे टुकड़े कर दें, सब सह लूंगा, पर मेरी औरत पर जो हाथ लगा देगा उसी को जान से मार डालूंगा, चाहे पीछे फांसी ही लग जाए। मुझे सेठ लोगों की तरह अपनी जान इतनी प्यारी नहीं है। इतना कहकर युवक ने इतनी जोर से अपना होठ काट डाला कि खून निकल आया। ठाकुर युवक के भाषण से क्षण भर के लिए सहम गया। इसके बाद उसने खूंटी से चाबुक लेकर युवक की खाल उधेड़नी शुरू की। एक भयानक आर्तनाद से दिशाएं कांपने लगीं। नरपिशाच ठाकुर ने जब तक युवक बेहोश होकर न गिर पड़ा अपनी मार बराबर जारी रखी। इसके बाद उसने भेड़िए की तरह गुर्रा कर कहा, भूरा सिंह, उठा ला उस बदजात को, देखे कौन उसे मेरे हाथों से बचाता है। साक्षात प्रेत दूत की तरह भूरा सिंह उधर को लपका। रात्रि के गहन अंधकार को भेद कर दिए के धुंधले प्रकाश में बढ़ते हुए नरपिशाच भूरा सिंह को लठ लिए भीतर घुसता देखकर वृद्ध नायन और उसकी नवागता वधू के प्राण सूख गए। बेचारी सुबह से दोनों भूखी बैठी थी, अन्न का दाना भी उनके कंठ से उतरा न था। प्रातःकाल ही से उसके लड़के को ड्योढ़ियों में बुला लिया गया था और वो अब तक लौटा न था। उस पर क्या बीती होगी, इसकी दोनों असहाय नारियां भांति भांति की कल्पना कर रही थीं। नववधू का गौना होकर कल ही आया था। पति के उसने अच्छी तरह दर्शन भी नहीं किए थे, फिर भी वो अपढ़ देहाती अबोध बालिका हृदय की धड़कन को रोककर क्षण क्षण पति की प्रतीक्षा कर रही थी। वृद्धा की बात तो कही क्या जाए, जिसने 20 वर्ष से उसी को देखकर गरीबी और बुढ़ापा काटा था। भूरा सिंह को देखकर दोनों सख्ते की हालत में हो गई। उसने घुसते ही कहा, बहू ड्योढ़ियों में जाएगी। वृद्धा पर वज्रपात हुआ। उसने लपक कर बहू को छाती में छिपा लिया। जिस अनुनय और करुणा की दृष्टि से उसने वज्र पुरुष भूरा सिंह को देखा, उससे पत्थर भी पानी हो जाता, पर उसने अपने बलिष्ठ बाहुओं से बालिका को खींचकर उठा लिया। उसी क्षण कदाचित बालिका मूर्छित हो गई और एक शब्द भी उसके मुख से न निकला। वृद्धा पीछे दौड़ी, पर एक लात खाकर वो वहीं ढेर हो गई। भूत भूरा सिंह अभागिन अरक्षिता बालिका को लेकर उसी अंधकार में विलीन हो गया। पृथ्वी पर कौन उसका रक्षक था? लोग कहते हैं परमेश्वर सबकी रक्षा करते हैं, पर इन नर पिशाचों की नित्य की करतूतों को न जाने क्यों परमेश्वर हाथ पर हाथ धरे बैठा देखा करता है। रात के 11 बज गए थे। अभागिन बालिका उस अंधेरे और सुनसान कमरे में धरती पर अत्यंत उदास बैठी थी, जिसमें वो कैद की गई थी। उस अधेड़ औरत के सिवा, जो उसे दिन में 2 बार खाना दे जाती थी, तीसरे व्यक्ति की सूरत उसे 3 दिन से देखना नहीं नसीब हुआ था। हर बार अच्छे खाने उसके लिए वो रख जाती थी और फिर उठा ले जाती थी। बालिका इतनी भयभीत थी कि उसने न खाना छुआ और न पानी पिया। एक प्रकार से वो अधमरी पड़ी थी। वो रह रहकर चीख पड़ती थी। ऐसे कमरे में बंद होने का ख्याल ही अत्यंत भयंकर है। वो कमरा मानो इन अभागिनी स्त्रियों को जिंदा कब्र में गाड़ देने, दुनिया से एकदम किनारे ले जाने के लिए बनाया गया था। वहां न किसी के चीखने चिल्लाने की और न किसी अन्य प्रकार की बचाव की गुंजाइश थी। मनुष्य कामासक्त होकर कैसी बुराइयां कर बैठता है,
लालसा कैसा खेल खिलाती है और वासना कैसे कैसे पागलपन के काम करा बैठती है, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। धीरे धीरे बालिका ने अपनी परिस्थिति पर विचार करना शुरू किया। वो कभी जार बेजार रोने लगती, कभी सोच विचार और चिंताओं से अधीर हो जाती, कभी वो साहस बटोर भागने की जुगत सोचती। परंतु व्याघ्र के मुख में फंसी हुई हिरनी के लिए ये कहाँ तक संभव था। फिर भी वो साहस करके उठी। उसने अपने बिखरे हुए कपड़े संभाले और वो चारों ओर कमरे में चक्कर काटने लगी। उसने एक बार खूब जोर से चिल्लाकर देख लिया। एकाएक पद ध्वनि सुनकर उसने चौंक कर पीछे देखा। साक्षात पिशाच रूप ठाकुर खड़ा था। उसने दोनों हाथ फैलाकर आगे बढ़ते हुए कहा, प्यारी कबूतरी। बालिका अतिशय भयभीत होकर इस तरह भीतर को भागी कि दीवार में टक्कर खाकर गिर पड़ी। रक्त की धार बह चली। वो मूर्छित सी हो गई और उसका सिर चकराने लगा। उस यमपुरी जैसे अंधेरे कमरे में एक विशालकाय पिशाच को देखकर वो धरती से चिपट गई। कामांध पुरुष ने अपने वज्र हाथों से उसे अनायास ही उठा लिया। उस कुमारी समान नववधु मूर्छता और रक्त में लथपथ असहाय अबला की उसने निशंक होकर पत लूट ली और उसे वहीं धरती में मूर्छित छोड़ चला आया। आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। तुम मेरी जोरू हो या मैं तुम्हारी जोरू हूं, ये तो आप जानिए, पर मैं आपकी विवाहिता पत्नी हूं। फिर मुझ पर हुक्म किस लिए चलाती हो? मैं हुक्म नहीं चलाती, सिर्फ कुमार्ग में जाने से आपको रोकना चाहती हूं। मैं लुगाई का गुलाम नहीं हूं। गुलाम तो मैं भी नहीं समझती, तब रोज रोज का झंझट क्यों? आप सज्जन और आबरूदार रईस की तरह रहिए। क्या तुम मुझे सज्जन बनाओगे? अवश्य। तुम्हारी इतनी मजाल। जी हां, मैं दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकूंगा। आपकी ऐसी हैसियत नहीं है। मैं रियासत का मालिक हूं। हरगिज नहीं, आप उसके मुंतजिम हैं। मालिक रियाया है जो पसीना बहाती है। तो रियाया को खजाना लुटा दूं? अगर उसे जरूरत हो तो लुटा दो, पर अपनी मौज बहार में नहीं लुटा सकते। वाह, ये भी खूब कही। ये तुम्हारे बाप का खजाना नहीं है। बाप के खजाने में स्त्रियों का हक नहीं होता। ये मेरे पति का खजाना है और उस पर मेरा पूरा हक है। ऐसी हक वाली बहुत देखी है। अच्छी बात है, अब मुझे देखिएगा। तुम्हें शायद अपने बाप का घमंड है, मुझे किसी का घमंड नहीं है। तुम इतनी मुंहजोर हो, ऐसा मालूम होता तो मैं तुमसे ब्याह ही न करता। आप ऐसे व्यभिचारी, लंपट, शराबी और असभ्य होंगे, ये मेरे पिता को मालूम होता तो वे भी आपसे मेरा ब्याह हरगिज न करते। मैं कहता हूं कि सीधे सादे घर की बहू बेटी की तरह रहो, वरना छोड़ दूंगा। बाप को लेकर रहना। बहू बेटी की तरह ही रहूंगी, विश्वास रखिए, पर आपको भी इज्जतदार रईस की तरह रहना चाहिए। रियाया की बहू बेटियों को अपनी बहन बेटी की तरह समझना चाहिए। शराब को मूत्र समझकर त्यागना चाहिए। पढ़ने लिखने, रियासत की देखभाल और गांव की उन्नति में मन लगाना चाहिए। तमाम लुच्चे लुंगाड़े टुकड़ कुत्तों को पास से हटा देना चाहिए। मैं कह चुका, मेरे जो मन में आएगा वो करूंगा। मुझ पर तुम्हारा हुक्म नहीं चलेगा। मैं भी तो कह चुकी हूं कि आप मनमानी न करने पाएंगे। आपको सभी बुरी बातें छोड़नी होंगी और आदतें बदलनी पड़ेंगी। अगर मैं न छोड़ूं तो क्या करोगी? जो उचित होगा। क्या मुझसे लड़ोगी? अगर आवश्यकता हुई। मैं बड़ा जालिम हूं, आइंदा जालिम न रहने पाओगे। मैं तुम्हारी चाबुकों से खाल उड़ा डालूंगा, तब यही आपके साथ किया जाएगा। क्या कहा? यही कि आपकी खाल भी चाबुक से उड़ाई जाएगी। और ये कौन करेगा? मैं आज ही उसका बंदोबस्त कर लूंगी। तुम औरत हो या चंडी? मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, जो कर सको करो। देखूं कैसे औरत मुझ पर कब्जा करती है। जो आज्ञा। अब आप जा सकते हैं। राम सिंह, बाईजीराव, अपने कितने आदमी यहां हैं? कुल 16 हैं। पिताजी को लिख दो, 8 मजबूत विश्वासी गोरखा और भेज दें, और प्रत्येक को 6 महीने की तनख्वाह पेशगी दे दें। जो हुक्म। और सुनो जी, राम प्यारी हवेली के भीतर कदम न रखने पाए। यदि आए तो उसे नंगा करके चाबुकों से पिटवा दो और बाहर निकाल दो। जो हुक्म। सरकार का इस मामले में कोई हुक्म तामील न किया जाए। बहुत अच्छा। 2 आदमी सरकार के पीछे हर समय रहें, और वे कब क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, निगाह रखें। जो हुक्म।
और कोई नई बात? बात तो बड़ी संगीन है, परंतु फौरन कहो। अपना नाई हाल में मुकलावा गौना करके लाया था। सरकार ने बहू को कल उठवा मंगाया। रात भर बड़ा हो हल्ला मचा। नाई 2-3 दिन बंद रहा। उसे बहुत मारा भी गया। वो एजीजी से फरियाद करने जा रहा था। उसे 5,000 रुपये देकर चुप किया है। सरकार ने हुक्म दे दिया है कि नाई के घर से हवेली तक पक्की सड़क बनवा दी जाए। वो 2 मंजिला मकान भी उसे बख्श दिया है। गांव में इस बात की बड़ी चर्चा है। सरकार की बड़ी बदनामी हो रही है। अभी एजीजी को मेरी तरफ से तार दे दो, मैं स्वयं मिलना चाहती हूं। आप स्वयं? हाँ हाँ। सरकार कब तक लौटेंगे? अभी 3-4 दिन तक तो लौटते नहीं। नाई वाला मामला ठंडा पड़ जाए तो आएंगे। अच्छी बात है। मेरी मोटर ठीक कर रखो और तार का जवाब आते ही खबर दो। जो आज्ञा। और सुनो, मेरे आगे पीछे सरकार भीतर की हवेली में न घुसने पाए, पहरा बैठा दो। अगर जबरदस्ती करे तो गोली मार दो। जो हुक्म। आबू के मनोरम श्रृंग पर एजीजी एक सुंदर कमरे में विचार सागर में गोता मारते टहल रहे थे। उनके जीवन में ये अनहोनी घटना थी कि रियासत की पर्दानशीन रानी तत्काल उनसे मिलना चाहती हैं। अवश्य कुछ भारी बात है। इतने में बैरा ने कहा, रानी साहिबा हाजिर हैं। साहब एकदम बाहर निकलकर गाड़ी तक आ गए और आदरपूर्वक रानी को भीतर ले आए। रानी साहिबा चुपचाप कमरे में आ गईं। क्षण भर दोनों चुप रहे। रानी ने ही बात छेड़ी। आपको इस मुलाकात पर आश्चर्य होगा। बहुत कुछ। मेरी जिंदगी में ये पहला ही ऐसा मौका है। पर आपको ऐसी साफ अंग्रेजी बोलती देखकर मैं और भी हैरान हो रहा हूं। मैं नहीं जानता कि राजपूताने के सरदारों की महिलाएं भी ऐसी शिक्षित होती हैं। आप शायद मेरे पिताजी को जानते हो। उनका नाम क्या है? दीवान बहादुर, CIE। वे रियासत के दीवान हैं। ओह, आप उनकी पुत्री हैं। वे मेरे बड़े दोस्त, बड़े मुरब्बी हैं। तब तो आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब आप मुझ पर उतना ही विश्वास कीजिए जितना अपने पिताजी पर। जो बात हो बेखटके कहिए। मुझसे जो कुछ बन सकेगा करूंगा। कहिए, आपने कैसे कष्ट किया है? धन्यवाद। मैं जानती थी कि आप पिताजी के मित्र हैं। उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर मुझे आपकी सहायता लेने को कहा भी था। मैंने भरसक चेष्टा की, पर रियासत डूबा चाहती है। लाचार आपके पास आई हूं। मेरी आपसे एक प्रार्थना है। कहिए। मैं चाहती हूं कि रियासत कोर्ट ऑफ वार्ड्स कर ली जाए। वाह, ये कैसी बात? अभी तो ठाकुर साहब को अधिकार मिले कुल 3 साल हुए हैं। पर इन्हीं 3 सालों में क्या कुछ नहीं हो गया? आप मुझे खुलासा तो समझाइए। बहुत सी बातें तो कहने के लायक ही नहीं। उनकी शराबखोरी, व्यभिचार और फजूल खर्ची में रियासत नष्ट हो रही है। सारा खजाना खाली हो गया। कई गांव गिरवी रखे गए। 3-4 लाख कर्जा हो गया है। तो इस पर भी उनके वही रंग ढंग हैं। लुच्चे लफंगे घेरे पड़े रहते हैं। रियासत भर में किसी की बहू बेटी की आबरू बचानी मुमकिन नहीं। रोज ये कुकर्म होते हैं। रियाया तंग हो गई। सब जगह बदनामी फैल रही है। आपने समझाया नहीं? बहुत कुछ। पर बात बहुत बढ़ गई है। आप जानते हैं, हिंदू स्त्रियों को हिंदू लॉ कुछ अधिकार नहीं देता। और रईसों के घर तो स्त्रियां पैर की जूतियां समझी जाती हैं। लोगों की नज़र में वे रानियां हैं, पर उनकी मिट्टी ख्वार है। कदाचित आप हमारी तकलीफों को महसूस भी नहीं कर सकते। हमें छाती पर पत्थर रखकर इन रईसों के व्यभिचार इन्हीं आंखों से देखने पड़ते हैं। उनका प्रबंध तक करना पड़ता है। ये आप कहती क्या है? जनाब, बहुत सी बातें हैं जिनका सीधा संबंध ब्रिटिश गवर्नमेंट से नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट उन पर विचार ही क्यों करने लगी? स्त्रियों पर रियासत में जो जुल्म होते हैं उन्हें तो रोकने का कोई उपाय ही नहीं है। न कानून, न पिता का घर, न ससुराल उन्हें मदद देता है। वे 16 आना उस रईस की पिशाच प्रवृत्ति पर निर्भर रहती हैं जिसकी नस नस में पाप, वासना, शराब और कमीनी हरकतें हैं। श्रीमान, मैं आप ही से ये पूछती हूं कि यदि कोई रईस ऐसा ही लुच्चा हो, उसमें ऐसी नीच आदतें हों जिनसे सारी प्रजा तंग आ गई हो, पर आपके पधारने पर स्वागत सत्कार खूब कर दे, राजभक्त भी बना रहे, खिताब भी लेता रहे, तब आप उसे क्या बुरा समझेंगे? मुगलों के जमाने में भी बादशाह रईसों से सिर्फ अपनी वसूली का ख्याल रखते थे। वे कैसा जुल्म करते हैं इसकी ओर उनका ध्यान न था। रानी साहिबा, आपकी बातों का मुझ पर बड़ा असर हुआ है। मैं इस पर विचार करूंगा। परंतु ये तो आप भी मानेंगी
कि इन सब बातों को जाहिर में नहीं लाया जाता। खासकर स्त्रियां चुपचाप सहती रहती हैं। फिर गवर्नमेंट करे भी क्या? और आप अगर नाराज ना हो तो मैं कहूंगा, ये विषय गवर्नमेंट पर निर्भर करने का है भी नहीं। यद्यपि हिंदू लॉ स्त्रियों के अधिकारों में संकुचित है, पर संतान के अधिकारों पर उसमें बहुत काफी विस्तार किया गया है। अगर स्त्रियां हिम्मत करें, अपनी संतान का पक्ष लेकर ऐसे रईसों से लड़ें, तो उन्हें गवर्नमेंट बड़ी सहायता कर सकती है। कारण, रियासत हमेशा रईस के खानदान की बपौती होती है। यदि गवर्नमेंट को ये यकीन हो जाए कि रईस की हरकत से वो रियासत इस तरह नष्ट हो रही है कि उसके खानदानी हकों में खराबी आने का अंदेशा है, तो गवर्नमेंट निस्संदेह हस्तक्षेप करेगी। मैंने भी यही विचार किया है। मैं अपनी संतानों के पक्ष में आपसे अपील करती हूं कि आप रियासत को कोर्ट ऑफ वार्ड्स कर दें। ठाकुर साहब उसकी रक्षा के योग्य नहीं हैं। आप मेरी पुत्री के समान हैं। आपके हित के सभी पहलुओं पर मैं विचार करूंगा। रियासत को कोर्ट ऑफ वार्ड्स करने से रियासत का भला नहीं होगा। आप स्वयं ही सोचें, आज़ादी एक चीज तो है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात के पक्ष में भी नहीं है। इसलिए जब आप कहती हैं तो मैं कड़ी धमकी रियासत को कोर्ट ऑफ वार्ड्स करने की दूंगा, तो पर वो कोरी धमकी ही होगी। मैं समझता हूं इससे आपका काम सिद्ध हो जाएगा, यदि आप जरा बुद्धिमत्ता से काम लेंगी। आप पर मैं पूरा भरोसा करती हूं और मैं आपका बड़ा बल समझती हूं। ये तो नामुमकिन है कि मैं अन्य स्त्रियों की तरह सब कुछ देखूं। मैं इस रईस को ठीक करूंगी और रियासत को नष्ट न होने दूंगी। आप कृपा कर मेरे सदुद्देश्य का ख्याल रखें। अवश्य मैं पूरा ख्याल रखूंगा। आपसे मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। आपसे मैं फिर कहता हूं कि आप अपने पिता की तरह ही मुझ पर विश्वास रख सकती हैं। आपके किसी भी काम आने पर मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। रानी साहिबा ने खड़ी होकर साहब को धन्यवाद दिया और विदा हुई। पॉलिटिकल एजेंट ने बंदर के समान लाल मुंह को ऊपर उठा और बिल्ली के समान कंजी आंखों से घूर कर कहा, ठाकुर साहब बैठ जाइए, बड़ी बुरी खबर है। खैर तो है हुजूर, उस दिन पार्टी में भी तशरीफ नहीं लाए। बड़ी इंतजारी थी। हुजूर के लिए सब तरह का खास इंतजाम। मुझे इसका खेद है, परंतु अभी तो जो बात मैं कह रहा था उस पर गौर करना होगा। एजीजी साहब का फरमान आया है। उन्होंने लिखा है कि रियासत कोर्ट ऑफ वार्ड्स कर ली जाएगी। ठाकुर साहब की फूंक निकल गई। उन्होंने धम्म से कुर्सी पर बैठकर कहा, किस कसूर पर सरकार? आपकी फिजूल खर्ची और बदचलनी की शिकायत पहुंची है। रियासत आपके हाथ से ले ली जाए, इस बात की हिदायत और मेरी राय पूछी गई है। मगर हुजूर, शिकायत की किसने? किसी ने भी की हो, झूठी तो नहीं है। मेरे ख्याल में तो आपको सब लेखा जोखा तैयार करना चाहिए। तब क्या हुजूर भी अपनी रिपोर्ट मेरे खिलाफ देंगे? आप जानते हैं मैं अपनी जिम्मेदारी पर कुछ भी नहीं कर सकता, और इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते कि मैंने आपको 12 चेतावनी दी है। तब क्या हुजूर ने ही शिकायत की है? नहीं, खास रानी साहिबा ने। रानी साहिबा ने? जी हाँ, वे खुद आबू जाकर साहब से मिली हैं। खुद मिली हैं? आप कहते क्या है? आश्चर्य तो ये है कि आपको अपने घर की इतनी बड़ी बात का पता नहीं, तब रियासत का भला क्या पता रखते होंगे। ये तो गजब हुआ। आप तैयार रहे, आपको मेरी आबरू बचानी पड़ेगी। मैं तो कह ही चुका हूं, मेरी ताकत से बाहर की बात है। पर मैं आपसे किसी तरह बाहर नहीं हूं। ये कहकर ठाकुर साहब कुर्सी से खिसक कर साहब के पैरों पर गिर गए और एक संकेत के बाद हाथ जोड़कर खड़े हो गए। साहब ने गंभीर बनकर कहा, मैं कोशिश करूंगा पर वचन नहीं दे सकता। आपको उचित है कि अब भी सावधान हो जाए और रानी साहिबा से मेल कर ले, वरना पछताएंगे। आपके कान में कोई बुरी बात न पड़ेगी। ये कहे और लंबा सलाम कर ठाकुर साहब चले आए। क्रोध और क्षोभ से पागल हुए होठ चबाते ठाकुर साहब हवेली की तरफ चले। कमरे में से भरा हुआ पिस्तौल निकालकर उन्होंने जेब में रखा और ड्योढ़ियों में लपके। ड्योढ़ियों पर गोरखे सिपाहियों का पहरा था। उनमें से एक ने आगे बढ़कर अदब से कहा, सरकार के लिए भीतर जाने का हुक्म नहीं है, आप बाहर के दीवान खाने में विराजें। किसका हुक्म? क्रोध से अधीर होकर ठाकुर साहब ने कहा, रानी साहिबा का। मैं कौन हूं जानते हो? जी हाँ सरकार, आप रईस हैं, मालिक हैं। फिर ये गुस्ताखी? गुस्ताखी कुछ नहीं हुजूर, रानी साहिबा के हुक्म की तामील है। हम लोग उन्हीं के नौकर तो हैं ना। हटो, दूर हो। इतना कहकर ठाकुर साहब जबरदस्ती भीतर घुसने लगे।
गोरखा ने बंदूक सीधी करके घोड़े पर हाथ रखकर कहा, इसी क्षण पीछे कदम हटाइए, वरना गोली मारता हूं, यही हुक्म है। ठाकुर साहब अचकचाकर पीछे हट गए। उन्होंने होठ काटते हुए कहा, अच्छा, हुक्म ले आओ। सरकार पर्चा लिख दें, जवाब आ जाएगा। ठाकुर साहब ने पर्चा लिखकर भीतर भिजवा दिया। थोड़ी देर में वो वापस आ गया। पीठ पर लिखा था, तलाशी लेकर आने दो। तलाशी का नाम सुनकर ठाकुर साहब पहले तो उबल पड़े, पर चारा ही क्या था। ससुराल की तनख्वाह पर नौकर रखने का स्वाद अब मिला। विवश हो उन्होंने तलाशी दी। जेब से पिस्तौल बरामद करके गोरखे ने रानी साहिबा से अर्ज की। रानी साहिबा ने राम सिंह को बुलाकर कहा, सरकार को भीतर आने दो और पिस्तौल को एजीजी के सामने पेश करके सब माजरा बयान कर दो। दोनों गोरखों को बतौर गवाह साथ ले जाओ। सरकार का इरादा मेरा खून करने का था, ये साबित करना होगा। ठाकुर साहब भीतर पहुंचते ही स्त्री के कदमों पर गिर गए और गिड़गिड़ा कर कहा, पिस्तौल की बात को यहीं रखो, वरना गजब हो जाएगा। मैं तुम्हारी मर्जी के अनुसार करूंगा, मुझे माफ करो। तुम जो कुछ चाहोगी वही होगा, बल्कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स की जगह कोर्ट ऑफ रानी जी बना दो। मैं रियासत से बाजदावा देता हूं, तुम जैसा चाहो प्रबंध करो। रानी ने कहा, मैं आपकी बात पर विश्वास करती हूं। मैं आपको 1 मास का अवसर देती हूं। इस बीच में यदि मैं देखूंगी कि आप इस समय के वचन को पाल रहे हैं, तो इस पिस्तौल कांड को दरगुजर कर दूंगी। अभी राम सिंह इसे सील मुहर करके और दोनों गोरखों के बयान लेकर अपने कब्जे में रखेगा। अनेक खुशामदें करके ठाकुर साहब बाहर निकले। रथ वहीं रोक दो। इसमें कौन है? राम प्यारी जी हैं, उन्हें बाहर निकालो। रानी साहिबा का हुक्म है कि इन्हें जहां देखा जाए नंगा करके कोड़े लगाए जाएं। मगर सरकार, उन्हें फौरन बाहर निकालो। इतना कहकर एक गोरखे ने पर्दा खींच लिया। राम प्यारी बढ़िया जरी की पोशाक पहने बैठी थर थर कांप रही थी। क्षण भर में उसे नंगा कर दिया गया और चाबुक की मार पड़ने लगी। अभाग्नि नारी रोती कलपती वहां से भाग गई। ठहरो, इस वक्त सरकार कचहरी कर रहे हैं, मुलाकात नहीं होगी। राम प्यारी बदहवास, चोट और अपमान से नागिन की तरह चपेट खाकर कचहरी में बढ़ गई थी। नौकर के उपरयुक्त वाक्य सुनकर उसने जोर से नौकर का गला पकड़कर दबा डाला और दांत किटकिटाकर बोली, तेरी और तेरे सरकार की ऐसी तैसी, दुष्ट, हत्यारा, पापी, पहले इज्जत उतारता है, पीछे यों छोड़ देता है। आज मैं उसका खून पीऊंगी। वो पहरेदार को धकेल कर कचहरी में घुस गई। सब लोग हैरान थे। राम प्यारी ने उन्मादनी की तरह पत्थर हाथ में लेकर गालियां बकती दरवाजों के कांच फोड़ने और मेज कुर्सी उलटनी शुरू कर दी। पापी हृदय ठाकुर हक्का बक्का हुआ देखता रह गया। उसे समझाने की चेष्टा की तो वो उस पर टूट पड़ी। दाढ़ी और मूंछों के बाल उखाड़ लिए। ठाकुर साहब कचहरी छोड़ भागे। अमले लोग मेज के नीचे छिप गए। बड़ी मुश्किल से राम प्यारी को कब्जे में किया गया। राम प्यारी ने एजीजी के यहाँ मुकदमा दायर कर दिया। ठाकुर साहब को 10,000 रुपये नकद देना पड़ा। इस समय रानी जी ही रियासत की सर्वेसर्वा हैं। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी ठकुरानी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।